हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कश्यप। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शेपिंग माइंड टू मेक फ्यूचर रेडी में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कवर करेगी करंट इशूज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा इंडिया चाइना फेस ऑफ के बारे में। दोस्तों, भारत चाइना का जो फेस ऑफ हुआ है इवनिंग ऑफ 15 जून को, उसमें हमारे 20 आर्मी सोल्जर्स शहीद हो गए हैं और बताया ये भी जा रहा है कि चाइना की तरफ से भी 43 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। लेकिन चाइना में सेंसरशिप होने के कारण और कम्युनिस्ट राष्ट्र होने के कारण वह कुछ क्लियर कट नहीं बता रहा है। दोस्तों, इस घटना से पूरा देश आक्रोश में है, जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा एड्रेस टू द नेशन जो दिया गया है उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इंडिया पीस चाहता है, लेकिन अगर कोई उसे उकसाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला है कि हमारे डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में ना बदले तो अच्छा है, हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों, इस डिस्प्यूट के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं गलवान वैली से। दोस्तों, गलवान वैली का नाम गलवान रिवर से पड़ा है, जिसका नाम एक ब्रिटिश इरा के एक्सप्लोरर गुलाम रसूल से पड़ा है। गलवान वैली एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर के साथ साथ है और अक्साई चिन के काफ़ी क्लोज है। गलवान वैली डायरेक्ट एक्सेस देता है अक्साई चिन को भारत से। अक्साई चिन को भारत से 1962 के युद्ध में छीन लिया गया था। इंडिया एक ब्रिज भी बना रहा है गलवान नल्ला पे, जो कि एलएसी से 7.5 किलोमीटर दूर है और चाइना को यह डर है कि इंडिया अक्साई चिन को वापस कब्जा करना चाह रहा है। और हमारा जो दूसरा इशू आता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले मैप देख लेते हैं। मैप में जो अक्साई चीन वाला पार्ट दिख रहा है, जो हमारा ईस्टर्न साइड है, उसको 1962 में चाइना ने हमसे युद्ध में छीन लिया था और जिसको वो क्लेम करता है अपना पार्ट। गिलगित बल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर वाला एरिया पीओके कहलाता है, जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट इंडिया ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में पाकिस्तान से जीता था और वो इंडिया का ही पार्ट है। सक्षम वैली वाला पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को एज ए गिफ्ट दिया हुआ है, लेकिन वो इंडिया का ही पार्ट है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंसेस कितने हैं और हमारी नेबरिंग कंट्रीज ने कैसे इंडिया पे कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, दूसरा इशू जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो है डीबीओ रोड और दौलत बेगी ओल्डी रोड। दोस्तों, दौलत बेगी ओल्डी एक पोस्ट है जो कि नॉर्थन लद्दाख के पास है और अक्साई चिन के काफ़ी करीब है। दोस्तों, हम मैप में देख सकते हैं ये जो दूसरा इशू है वो दारबुक श्योक रोड, जो कि लेह को दारबुक और श्योक गांव से जोड़ता है डीबीओ को। इस रोड को सब सेक्टर नॉक रोड भी कहते हैं। दौलत बेगी ओल्डी पोस्ट पे हमारा एक एयर स्ट्रिप है जहां हमारे विमान आसानी से उतर सकते हैं। यह रोड 2000 से 2019-20 तक बन रहा है। इसकी लेंथ 220 किलोमीटर है। ये एलएसी के क्लोज से गुजरता है। चाइना इसे शुरू से अपोज करता रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसने डोकलाम की तरह यहाँ भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। दोस्तों, टाइमलाइन से जानते हैं इस पूरे इशू के बारे में। ये इशू शुरू हुआ है मई 5 और 6 से। वैसे इशू बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन हाल ही में मई 5 और 6 जो है वहाँ हमारे 70 आर्मी पर्सनल को चाइना के सोल्जर्स ने पेंगोंग लेक पे इंजर्ड कर दिया है। पेंगोंग लेक वही लेक है जो 3 इडियट्स मूवी में एंडिंग में दिखाया गया है। सारी स्कफल के बाद बात आती है जून 10 पे, जहां मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई थी और डी एस्केलेशन की प्रोसेस के बारे में एक कंसेंसस बनाया गया था। और इसी कंसेंसस के बीच चाइना ने इंडिया को धोखा दिया और 15 और 16 जून की रात को हमारे 20 आर्मी सोल्जर्स को वायलेंट फेस ऑफ में मारा गया, जो कि एक डी एस्केलेशन प्रोसेस के अंडर किया गया है। दोस्तों, इश्यूज काफ़ी हैं और काफ़ी रहे हैं, जैसे कि 2017 का डोकलाम इशू, 1967 का नाथुला वार जिसमें इंडिया के 18 सोल्जर शहीद हुए थे। साथ ही उन्होंने 300 से 400 चाइनीज सोल्जर्स को भी मार गिराया था। इंडिया का बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में पार्ट ना लेना, जो कि चाइना का वन रोड वन पॉलिसी के अंदर आता है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के अंदर आता है।
इंडिया का कोरोना वायरस के लिए इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करना, दलाई लामा को 1959 में तिब्बत अपराइजिंग के दौरान शरण देना, चाइना का इंडिया को एनएसजी में समर्थन ना देना, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड डिफरेंसेस का होना, इश्यूज काफ़ी हैं, जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं एलएसी के बारे में। एलएसी क्या है? एलएसी इज द डिमार्केशन दैट सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना। एलएसी एक लाइन है जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है। एलएसी इंडिया कंसीडर करता है 3488 किलोमीटर लॉन्ग है और चाइना करता है 2000 किलोमीटर लॉन्ग। यह 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ईस्टर्न सेक्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आता है, मिडल सेक्टर इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, और वेस्टर्न सेक्टर जिसमें लद्दाख आता है। तो दोस्तों एलएसी के बारे में जानते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट एलएसी का क्या है? मेजर डिसएग्रीमेंट शुरू होता है 1959 में, जब जाऊ एन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 पत्र लिखे। उन पत्र में उन्होंने बोला एलएसी के बारे में, उन्होंने बोला द सो कॉल्ड मैकमोहन लाइन इन द ईस्ट एंड द लाइन अप टू विच ईच साइड एक्सरसाइजेज एक्चुअल कंट्रोल इन द वेस्ट इज द एलएसी। शिव शंकर मेनन जो कि इंडिया के एनएसए रह चुके हैं मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में और फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी बुक चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में बताया है कि चाइना की तरफ से एलएसी को डिस्क्राइब किया गया था जनरल टर्म्स पे मैप्स में, लेकिन कोई स्केल नहीं, यानी कोई किलोमीटर बाउंड्री नहीं, कोई डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं, बस टर्म्स में चाइना के द्वारा बोल दिया गया। चाइना यह भी कहता है कि वह 1962 वॉर के बाद 20 किलोमीटर पीछे चला गया है एलएसी जो कि 1959 में डिफाइंड थी उससे। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट वाज इंडिया रिस्पॉन्स टू चाइनाज डेजिग्नेशन ऑफ द एलएसी। India rejected the concept of LAC in both 1959 and in 1962. Nehruji also said, there is no sense or meaning in the Chinese offer to withdraw 20 kilometers from what they call line of actual control. इंडिया ने कभी नहीं माना था कि LAC जैसी लाइन कुछ है। मेनन जी डिस्क्राइब करते हैं इंडिया का ऑब्जेक्शन, चाइना ने कुछ डॉट्स को मिला दिया है और एक लाइन को कनेक्ट करके बना दिया है जो कि नल एंड वॉइड है। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है इंडिया ने अपना स्टैंस एलएसी पे कब चेंज किया। ये बात उस टाइम की है जब 1980 के दशक में इंडिया और चाइना के पेट्रोल के बीच में काफ़ी हिंड्रेंस होने लगी थी। ये हुआ था तब जब इंडिया ने एक चाइना स्टडी ग्रुप बनाया था 1976 में, which revised the patrolling limits, rules of engagement and pattern of Indian presence along the border. And also in the backdrop of Sumodorongcho standoff when PM Rajiv Gandhi visited Beijing in 1988. Menon also notes that the two sides agreed to negotiate a border settlement and pending that they would maintain peace tranquility along the border. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया एक्सेप्ट द एलएसी। इंडिया ने एलएसी को कब एक्सेप्ट किया। श्याम शरण जिन्होंने एक बुक लिखी है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, वह लिखते हैं एलएसी जो है वो डिस्कस किया गया था चाइनीज प्रीमियर ली पेंग की 1991 की विजिट जो कि इंडिया में हुई थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव और ली की बातचीत में पीस और ट्रैंक्विलिटी एलएसी पे मेंटेन करने पे अंडरस्टैंडिंग हुई थी और इंडिया ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया था एलएसी के कंसेप्ट को जब पीवी नरसिम्हा राव ने बीजिंग में 1993 में विजिट किया था। द टू साइड्स साइंड द एग्रीमेंट टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द एलएसी। द रेफरेंस टू द एलएसी वाज अनक्वालिफाइड, ये एक मेन पॉइंट है to make it clear that it was not referring to the LAC of 1959 or 1962 but to the LAC at the time when the agreement was signed. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है is the LAC also the claim line for both countries? So दोस्तों not for India. India's claim line is the line seen in the official boundary marked on the maps as released by the Survey of India including both Aksai Chin and Gilgit-Baltistan.
In China's case, it corresponds mostly to its claim line, but in the eastern sector, it claims entire Arunachal Pradesh as South Tibet. Next question is, why much controversial in Ladakh region? Why there is so controversy in the Ladakh? So it starts from the independent India. When independent India was transferred, the treaties from the both British and while the Shimla Agreement on the McMahon Line was signed by British India, Aksai Chin in Ladakh province of the princely state of Jammu and Kashmir was not a part of British India. Although it was a part of British Empire, thus the entire boundary was well defined in 1914, but in the west in Ladakh it was not. A.G. Nurani जिन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम 1846-1947, इसमें इन्होंने बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 वाइट पेपर्स लिखे थे इंडियन स्टेट्स के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, वाइट पेपर्स इंडिया के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है जो इंडिया इशू करता है। उसमें उन्होंने लिखा है, पहले लेटर में 2 मैप थे। पहला, the one had no boundary shown in the western sector, only a partial color was. The second one extended the color was in yellow to the entire state of Jammu and Kashmir, but mentioned boundary undefined. The second white paper was published in February 1950 after India became a republic, where the map again had boundaries which were undefined. And in July 1904, Nehru issued a directive that all our old maps dealing with this frontier should be carefully examined and when necessary withdrawn. New maps should be printed showing our northern and northeastern frontier without any reference to any line. The new map should also be sent to our embassies abroad and should be introduced to the public generally and be used in our schools, colleges, etc. This map, as is officially used till date, formed the basis of dealings with China and that eventually lead to the 1962 war. तो नेहरू जी ने बोला कि हम किसी लाइन को नहीं मानते हैं, हमारे पुराने मैप्स को वापस लिया जाए, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह एम्बसीज में हमारे पुराने मैप भेजे जाएं, हम उसी को मानते हैं और वही चलेगा, और जिसके कारण 1962 में युद्ध हुआ। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, यह LOC जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उससे कैसे डिफरेंट है? दोस्तों, LOC emerged from the 1940 ceasefire line negotiated by the United Nations after the Kashmir War. It was designated as the LOC in 1972 following the Simla Agreement between the two countries. It is delineated on a map signed by DGMOs of both armies and has the international sanctity of a legal agreement. The LAC, in contrast, is only a concept. It is not an agreed upon by the two countries and neither delineated on a map or demarcated on the ground. दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, इंडिया ने हम अभी चाइना के साथ कोई मैप वगैरह शेयर नहीं किया है वेस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर में मैप्स को शेयर किया गया है, जिसके कारण ये डिस्प्यूट्स बन रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मई 2015 में चाइना के साथ बातचीत की थी, 20 राउंड्स ऑफ टॉक्स भी हुई हैं, लेकिन सब LAC का मुद्दा चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है। फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, जो इशू है यह बातचीत से ही संभाला जा सकता है। अगर लड़ाई हुई तो कैजुअलिटीज़ बढ़ेंगी, बहुत इंडिया की तरफ से भी और चाइना की तरफ से। चाइना को इंडिया की सॉवरेनिटी के बारे में समझना चाहिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए कि इंडिया भी अब जवाब दे सकता है, यह 1962 वाला भारत नहीं है। दोस्तों, आप सबसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके आप लिख सकते हैं। कैसा आपको वीडियो लगा? आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे जो दूसरे वीडियोस हैं उनको भी लाइक एंड शेयर करें। हम मैकेनिकल की सीरीज़ भी चला रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ भी चल रही है।
ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएँ। धन्यवाद।